गुड आफ्टरनून। आज सॉल्यूशन की दूसरी क्लास है, ठीक है। और इससे पहले वाली क्लास में आपने क्या पढ़ा था सॉल्यूशन में? तो आपने जनरली बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी, उसी को आगे बढ़ाएंगे आज। तो पहले मैं ये बता दूँ पढ़ी क्या क्या थी। आपने बहुत सारी पढ़ी थी, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, ठीक है, मोलैलिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी आपने। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। चलिए अब हम एक चीज़ और देखते हैं, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज़ में भी मोल फ्रैक्शन देखा जाता है, तो ज़रा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टाइल लगा देना, इम्पॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज़, ठीक है। वेपर फेज़ में आपको मोल फ्रैक्शन देखना है। सिंपल सी बात है, कुछ वैसा नहीं है। अगर मैं बताऊं आपको, तो हमने आइडियल गैस की इक्वेशन पढ़ी है, PV = nRT, ठीक है। एक काम करो, V को नीचे भेजो n के, तो P इज़ n/V/RT। ध्यान से देखिए, आप पढ़ के आए थे पिछली क्लास में कि नंबर ऑफ़ मोल्स अपॉन वॉल्यूम आपकी मोलैरिटी होती है। क्या होती है? कैपिटल M। पर कैपिटल M आपको धोखा देगा, पर कि मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है, इसलिए मैं पूरा मोलैरिटी लिख देता हूँ। तो मोलैरिटी इंटू R इंटू T हो गया। नंबर ऑफ़ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम आपका मोलैरिटी होता है। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर R और T फिक्स रहें। R तो होता ही फिक्स है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर भी फिक्स हो, जनरली रूम टेम्परेचर होता है। तो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी आ गया, ठीक है। प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मान लो वॉल्यूम भी फिक्स होती, तो वॉल्यूम भी फिक्स हुई, R भी फिक्स हुआ, T भी फिक्स हुआ, इसका मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया नंबर ऑफ़ मोल्स के। और आपको ये भी पता है कि जो मोल्स होते हैं वो कुछ और नहीं होते, मोल्स का डिवीजन मोल फ्रैक्शन कहलाता है। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके मोल फ्रैक्शन के भी आ जाता है, जिसे हम x से डिनोट करते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि यह हमने पहले भी पढ़ा था कि कंसंट्रेशन की दो टर्म्स होती हैं। एक होती है इन टर्म्स ऑफ क्या? इन टर्म्स ऑफ एक्टिव मास। एक्टिव मास को ही हम क्या बोलते थे? मोलैरिटी। और एक होता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। कौन सा वाला? पार्शियल प्रेशर। याद करो, पार्शियल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम सिर्फ सॉल्यूट का निकालना चाह रहे हैं, तो पार्ट है उसका, टोटल का क्या है? पार्ट है, इसलिए पार्शियल बोल रहे हैं। तो पार्शियल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका कितना आ गया? मोल फ्रैक्शन आ गया। यहाँ से हम एक और चीज़ लिख लेंगे, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज लेटर से हमें निकालना है, तो हम उसे ऐसा लिखेंगे कि Px ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो Px पहले हम B का निकालना चाहते हैं, ये आपको कुछ और नहीं है, ये आपका है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। वेपर फेज में जो आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हो वो आपका ये है Pxb। तो कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेशर देखने पड़ेंगे पार्शियल। तो Pb ऊपर, क्योंकि हम पार्शियल प्रेशर लेंगे ऊपर, किसका? सॉल्यूट का, क्योंकि हम मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज भी किसका निकालना चाह रहे हैं? सॉल्यूट का। तो Pb ऊपर और टोटल नीचे, Pa + Pb नीचे, ठीक है। Pxb मतलब मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ये बराबर होगा आपके किसके? Pxb के। और Pxb बराबर क्या होगा? जिस कंपोनेंट का आप निकालना चाह रहे हो, जैसे सॉल्यूट का निकालना चाह रहे हो, वो ऊपर और टोटल आपका नीचे। सिमिलरली अगर आप Px से निकालना चाहें तो कुछ नहीं, 1 - Pxb भी कर सकते हैं, तब भी निकल जाएगा, क्योंकि टोटल तो 1 ही आएगा, चाहे वो प्रेशर के टर्म्स हो, चाहे वो मोल्स या मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हो। ये तो आप जनरली जानते ही हैं, आपका Px से क्या आएगा? Pa ऊपर और Pa + Pb आपका नीचे, तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने देखा कि मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालते कैसे हैं। बस कुछ नहीं करना, मोल्स की जगह आपने क्या लिखना है? पार्शियल प्रेशर लिखना है, बात बन जाएगी। मोल्स की जगह सिर्फ पार्शियल प्रेशर लिखो, बात बन जाएगी। यहीं पे मैं आपको रिकॉल करा दूं कि आपकी जो मोलैरिटी होती थी कैपिटल M, वो कितने के बराबर होती थी? तो आपने देखा था WB × 1000 अपॉन MB × WA। WA या वॉल्यूम अगर ml में दे रखी तो आपको 1000 लगाना पड़ेगा, और WB अपॉन MB आपको कुछ और नहीं होता, नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं। ऐसे आपने मोलैलिटी देखी थी, तो मोलैलिटी होता है आपका WB × 1000 अपॉन MB ×
वेट ऑफ सॉल्वेंट, और अगर ग्राम में देखा तो उसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 लगाते हैं, तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका WA आ जाएगा। ये भी आपने देखा था कि ज़्यादा प्रीफर हम किसे करते हैं, मोलैलिटी को करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मास है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। चलिए इतनी सारी बातें आपने कर ली, तो अब थोड़े न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं और इसके न्यूमेरिकल करते हैं। सॉल्यूशन आपका चैप्टर है, याद रखना दिमाग में। चलिए, तो मोलैरिटी पे बेस हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं। हम पे क्या है क्वेश्चन? हम पे क्वेश्चन है कि, और बहुत क्वेश्चन करने हैं इसमें। क्वेश्चन है कैलकुलेट, CALC कैलकुलेट हो गया आपका, मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, पूरा लिखना आप लोग। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है 30 ग्राम्स ऑफ CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आपको मास ऑफ कोबाल्ट जो है आपका CO, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, वो आपको दे रखा है 58.7। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें वॉल्यूम खुद ही लीटर में दे दी है, तो हम 1000 नहीं लगाएंगे, ठीक है, सीधा करेंगे। तो ध्यान से देखिए, आपको ये जो चीज़ दी है ये आपका सॉल्यूट होगा, मतलब B होगा, ठीक है। 30 ग्राम इस चीज़ का 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में है, तो आपको मोलैरिटी निकालनी है। जो चीज़ आपको दे रखी है वो आपका क्या है, B है, सॉल्यूट है। तो हम ऐसे लिखेंगे गिवन, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, एकदम से निकालने से कोई फ़ायदा नहीं होता। पहले ऐसे जान लो, कहीं टाइम कम करना है तो कैलकुलेशन में कर लेना। तो गिवन WB आपको दे रखा 30 ग्राम्स, ठीक है। MB आप अगर निकालना चाहें तो इसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे आप, कोबाल्ट का निकालना पड़ेगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ किसका, नाइट्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन। अरे ये तो आता है ना बेटा, CO अकेला प्लस 2 टाइम्स ऑफ N प्लस 3O और प्लस 6 टाइम्स ऑफ वाटर का तुम्हें याद ही है 18 होता है, नहीं तो तुम्हें पता ही है कैसे निकालते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 का 2 टाइम्स हुआ 16 और 16 प्लस 2 आपका हुआ 18। चलिए करते हैं। तो कोबाल्ट का हमें दे रखा 58.7 प्लस 2 टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन का आपको पता ही है 14 होता है, और ऑक्सीजन का आपको पता ही है 16 होता है, और यहाँ पे 6 × 18। नाउ इट इज़ कैलकुलेटिव, आप कैलकुलेट करिए इसे और आपका आंसर लगभग 310.7 आएगा। और माइंड इट, मॉलिक्यूलर मास होता है ग्राम पर मोल, ये आपने लिख लिया। अब आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए यहीं, ताकि थोड़ी आसानी हो। तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास आपका नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है। गिवन मास आपका 30 ग्राम्स है, मॉलिक्यूलर मास आपका 310.7 ग्राम्स पर मोल है। बच्चों देखिए, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा तभी तो मोल आएगा, मोल ऊपर जाएगा। और ये मोल की वैल्यू आपकी लगभग, अगर आप निकालना चाहें तो आपकी 0.0966 आ रही है, 0.0966 मोल। अगर आपको आता है तो पॉज करके करा करें। तो 0.0966 मोल आपका नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नाउ अब मोलैरिटी निकालना बड़ा काम नहीं है। मोलैरिटी आपको पता ही होता है, मोलैरिटी होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में लेनी है, इन लीटर, और वॉल्यूम दी भी किस में, लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स आपका आया 0.0966, और वॉल्यूम लीटर में कितनी है, 4.3 है। नाउ इट इज़ कैलकुलेटिव, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपका आंसर जो आना चाहिए वो आपका 0.022 आना चाहिए, 0.022। और अगर आप यूनिट याद भी नहीं है तो कैपिटल M ही लिख दिया करें, यहाँ पे पूरा लिखिया करें, यहाँ पे पूरा लिखा करें मोलैरिटी, और यहाँ पे कैपिटल M लिख लिया करें। पर मैं तो चाहूँगा आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए ये मोल्स है और ये वॉल्यूम है। तो मोल्स के लिए मोल MOL आता है और वॉल्यूम के लिए लीटर आता है पर में, तो मोल पर लीटर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ठीक से कैसे करा, मोल्स पर लीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप पे क्या है,
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप पे है 30 ml of 0.5 capital M H2SO4 diluted to 500 ml। ये आपके क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा लगेगा आपको पर आसान है, ठीक है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 ml जो है कितना, एक H2SO4 का हम पे सॉल्यूशन है जिसकी खुद की मोलैरिटी कितनी है 0.5 मोलर है, ठीक है। एक H2SO4 है हम पे सॉल्यूशन, उसकी खुद की मोलैरिटी कितनी है 0.5 मोलर है। उसका हम 30 ml को 500 ml क्या कर रहे हैं, डिल्यूट कर रहे हैं, मतलब उसमें पानी मिला रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये मोलैरिटी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि अब देखिए H2SO4 खुद कम होगा और पानी जो है वो ज़्यादा होगा, 500 ml बन जाएगा पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। पहले 0.5 था कैपिटल M, तो इसको करेंगे कैसे, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से निकाल लेंगे। मोल कंसेप्ट अगर आपको आता है, मोल पर कंसेप्ट में अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो ये क्वेश्चन बच्चों का खेल है। ध्यान से देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला हमें गिवन है 0.5 कैपिटल M H2SO4। ये जो 0.5 कैपिटल M है H2SO4, इससे आप मोल कंसेप्ट में क्या सीखे, इसका मतलब होता क्या है 0.5 कैपिटल M H2SO4। ज़रा ध्यान से देखिए आप, 0.5 कैपिटल M, ये जो कैपिटल M होता है ये मोलैरिटी होती है, और मोलैरिटी का फार्मूला ही क्या होता है, मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपको किस में लेनी है, लीटर में, यही तो होता है। ये जो आपको कैपिटल M दे रखा है, इस कैपिटल M का मतलब क्या है कि ऊपर मोल्स होंगे और नीचे वॉल्यूम होगी। बच्चों ध्यान से देखो, वॉल्यूम लीटर में है और अभी क्योंकि ये ml में दे दिया मुझे, तो मुझे कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे इस वॉल्यूम को भी ml में लेना पड़ेगा। इसका मतलब मेरे सिंपल सी बात यह है कि मुझे 0.5 n मतलब क्या है, मोल्स हैं, मुझे 0.5 मोल्स दिए हैं, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, मुझे 0.5 मोल्स दिए हैं जो n है, कितने में, 1 लीटर में, 1 लीटर में, या जिसे हम 1000 ml बोलते हैं। आप ध्यान से समझें, 0.5 कैपिटल M मतलब क्या हो गया, 0.5 कैपिटल M मतलब ये हो गया कि हम पे इस H2SO4 का जो सॉल्यूशन है, अगर इसकी मोलैरिटी 0.5 कैपिटल M है, मोलर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.5 मोल्स पाए जाएंगे 1 लीटर में। यही तो हुई डेफिनेशन, ऐसी तो बनती है। इन्होंने क्या बोला, अगर किसी चीज़, कोई चीज़ अगर 1 मोलर की है, कोई चीज़ अगर 1 मोलर की है, तो 1 मोलर मतलब क्या हुआ कि उसके 1 लीटर में 1 ही मोल्स पाया जाएगा। कोई चीज़ अगर 100 मोलर की है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसके 1 लीटर में 100 मोल्स पाए जाएंगे। ऐसे आप देखिए, ये आपका 0.5 मोलर का है, तो 0.5 मोलर मतलब क्या हुआ कि इसके 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन में कितने पाए जाएंगे, 0.5 आपके मोल्स पाए जाएंगे। तो सिंपल सी बात हमें ये पता चली कि n यहाँ लिख देते हैं और यहाँ वॉल्यूम लिख लेते हैं, ठीक है। सारी बातें H2SO4 के लिए चल रही है। तो देखिए, जब वॉल्यूम आपकी 1000 ml है, जब आपकी वॉल्यूम कितनी है 1000 ml है, तो आप पे मोल्स कितने हैं 0.5 है, ठीक है। अभी हम बस इतने तक की बात कर रहे हैं बच्चे, अभी डिल्यूट नहीं करा। पहले ये तो देख लें कि 30 ml में कितने मोल्स पाए जाएंगे, तभी तो उसे डिल्यूट करा जाएगा। तो जब आप पे 0.5 मोल्स थे तो आप पे वॉल्यूम थी 1000 ml, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई। अब बेटा अगर आप पे 30 ml हो तो कितने मोल्स होंगे, आपने बोल दिया सर x होंगे। अगर आप पे 30 ml हो तो आप क्या बोलेंगे, कितने मोल्स होंगे, x होंगे। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और आंसर निकालिए, तो आपका 1000 इंटू एक्स बराबर आएगा 0.5 इंटू 30। तो x की वैल्यू आपकी आएगी 1000, सॉरी x की वैल्यू आपकी आएगी 0.5 इंटू 30, आपका 15 हुआ। ध्यान से देखिए, पॉइंट से एक जीरो कैंसिल होगा और 5 3 जा 15, 15 बाई आपका 1000 आ गया। नाउ ये आपके वो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं जो आपको चाहिए, तो हम इसे NB ले लेते हैं जो हमें चाहिए। NB आपका आया 15/1000। नाउ अब काम क्या करना है ना, काम कुछ नहीं करना, आपको मोलैरिटी निकालनी है। आप पे नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं 15/1000 है, और आपको डिल्यूशन कितना करना है, तो आपको वॉल्यूम कितनी दे रखी, 500 ml दे रखी, 500 कितनी दे रखी, ml दे रखी। ये आपको याद रखनी है चीज़ें। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकालिए, ठीक है।
हाँ, वो तुम सही कह रहे हो कि ml को लीटर में चेंज करना पड़ेगा अगर आपको मोलैरिटी चाहिए, क्योंकि ये भी तो आपको लीटर में ही दिया था, मैंने इसे जानबूझ के ml में कन्वर्ट करा ताकि, क्योंकि 30 ml मुझे दिया था इसलिए मुझे इसे भी ml में कन्वर्ट करना पड़ा, पर स्टैंडर्ड मोलैरिटी की वैल्यू हमेशा लीटर में निकलेगी। चलिए तो निकालते हैं मोलैरिटी जो हमें चाहिए। तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ़ मोल्स, यस NB, नीचे वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपको चाहिए होती है लीटर में, और क्योंकि यहाँ ml है तो लीटर में तो है नहीं, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप कितना लगाएंगे, 1000 लगाएंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल्स आपके हुए 15 बाई कितना, 1000। नंबर ऑफ़ मोल्स आपके कितने हुए, 15 बाई 1000। वॉल्यूम आपको ml में कितनी देर की, 500 देर की, और इस ml को लीटर में चेंज करना है क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू तो 1000 ही होती है या लीटर में ही होती है, तो आपको 1000 लगाना पड़ेगा। इससे बचे ये कैंसिल होगा। अब कोई बड़ी बात नहीं है, आप 15 बाई 500 कर सकते हैं। आप 5 3 जा 15 और 5 3 बाई 100 आएगा। आप 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, तो 3 बाई 100 आप देख सकते हैं लगभग ये 0.03 के लगभग आ रहा होगा, यस। तो ये आपका 0.03 आ रहा, और आप यूनिट मत भूलना, मोल पर लीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को 2-3 बार करना, आपके भेजे में घुस जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसे आपको ये करना है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद हम नया क्वेश्चन करते हैं। ये तो फिज़िकल केमिस्ट्री चल रही है आपकी, तो थ्योरी यहाँ पे 10% होगी, न्यूमेरिकल ही होंगे। जितने तरीके के आप न्यूमेरिकल कर लेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। चलिए, तो हम पे क्वेश्चन है नेक्स्ट, कैलकुलेट, क्या क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है आपको। दूसरी चीज़ आपको मोलैलिटी निकालनी है, और तीसरी चीज़ आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तीनों चीज़ें निकालनी है, बेस बना देगी ये आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका बेस बना देगा। आपको मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन तीनों ही चीज़ें निकालनी है। किसके लिए निकालनी है तो ज़रा वो देखते हैं। ऑफ KI पोटेशियम आयोडाइड, KI जो है पोटेशियम आयोडाइड, उसका आपको निकालना है। KI इफ़ द डेंसिटी दे रखी भाई, डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम होता है, निकल जाएगी। डेंसिटी ऑफ 20% और 20% आपको मास बाई मास दिया है, मतलब मास ऊपर होगा मास नीचे होगा, मतलब ये मास परसेंटेज है। KI 20% होगा या 20 ग्राम आप मान सकते हैं। तो आपका जो भी सॉल्वेंट होगा, जैसे वाटर होगा, वो 80 ग्राम हो जाएगा, और सोल्यूशन आपका पूरा 100 ग्राम का होगा। यह इसकी हिस्ट्री थी। 20% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KI इज़ आपका है 1.202 ग्राम पर ml में दे दिया, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ट्राई करके देखो, पॉज करो वीडियो को और ट्राई करके देखो होगा कैसे। चलिए, कुछ मैं आपको वो दे देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी। पोटेशियम का वैसे आपको पता होना चाहिए, मास कितना होता है मॉलिक्यूलर, 39 होता है, और आयोडीन का 127 होता है। ये चीज़ें आपको दी हैं। अब करिए, टेक योर टाइम, पॉज इट, दोबारा आना करो। चलिए, वेलकम बैक। करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात, आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको मोलैरिटी भी निकालनी है, मोलैलिटी भी निकालनी है, और मोल फ्रैक्शन भी निकालना है। कब, किसका, KI का, जब उसकी डेंसिटी कितनी है, 1.202 ग्राम पर ml है, ऑफ 20% मास बाय मास। इसका मतलब हुआ KI अपने सॉल्यूशन में कितना कंटेंट होगा उसका, या कितना कंप्राइज करता होगा, 20% करता होगा। इतनी बातें, कुछ काम हम यहाँ पे कर लेते हैं और एक साथ निकालते हैं।
अगर सॉल्यूशन पूरा 100 ग्राम का हुआ, अगर सॉल्यूशन पूरा 100 ग्राम का ही ले लेते हैं चलो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ग्राम में है। सॉल्यूशन पूरा 100 ग्राम का हुआ तो क्योंकि आप ये देखिए कि दूसरी चीज़ आपको पता नहीं है कि सॉल्वेंट होगा क्या, तो यहाँ पे हर केस में वाटर मानना सही रहता है। तो आप ये देखिए जो आपका के आई है, के आई मतलब जो आपका बी है, और जो आपका वाटर होगा वो आपका ए हो जाएगा। वाटर आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है, और के आई आपका सॉल्यूट हो जाएगा। जब कोई नहीं पता होता कि सॉल्वेंट क्या होता है तो जनरली वाटर ही लेते हैं। तो आपको यहाँ से पता चल गया डब्ल्यू पी कितना है, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट या गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट या गिवन वेट ऑफ के आई। के आई आपको बोल रखा है कि 20% कंटेन करेगा पूरा सॉल्यूशन का, तो 100 का 20% कितना हुआ, 20 हुआ, तो यहाँ पे हम 20 ग्राम्स लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर चल रहा है अब, है ना। ये याद रखना कि अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम्स का है तो 20% मतलब हुआ के आई कितना होगा, 20 ग्राम होगा, और के आई को हमने सॉल्यूट माना है तो डब्ल्यू बी हमारा 20 ग्राम हो गया। डब्ल्यू ए हमें चाहिए होगा क्योंकि हमें मोलैलिटी निकालनी है, तो वो 80 ग्राम्स होगा। 80 ग्राम्स ही तो होगा बच्चों, ध्यान से देखो, 80 + 20 कितना बनेगा, 100 बनेगा। ठीक है, एक और काम करते हैं, एक और काम ये करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास हम निकाल लेते हैं के आई का। तो कैसे निकलेगा, के प्लस आई, के का मास, के का एटॉमिक मास और आई का एटॉमिक मास हमें ऐड करना पड़ेगा। तो के आपका जो है ये, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, मॉलिक्यूलर मास आयोडीन आपको 127 दे रखा है ना। एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन 127 है और एटॉमिक मास जो आपका पोटेशियम का है वो 39 है। दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हम पे के आई का मास आ जाएगा। तो अगर हम इन्हें ऐड करें तो 9 और 7 16 होगा, ये आपका 246 आपका आंसर लगभग मुझे लग रहा है, नहीं 246 भी नहीं आएगा, 9 और 7 आपका 16 हो जाएगा, 3 4 5 और 6 166 आपका ग्राम पर मोल में टोटल मॉलिक्यूलर मास आ गया किसका, के आई का। ठीक है, अब रही डेंसिटी की बात, तो डेंसिटी काफ़ी अच्छी चीज़ है, हम उससे भी कुछ निकाल लेंगे। तो क्योंकि हमें डेंसिटी पूरे सॉल्यूशन की कितनी देर की, 1.202 देर की ग्राम पर ml। ठीक है बच्चों, डेंसिटी हमेशा से ही मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यह आपका होगा 1.202। बच्चों इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, वही तो लिया है, मास सॉल्यूशन का कितना है, 100 ग्राम है, तो सॉल्यूशन का मास 100 हुआ ग्राम्स में, डेंसिटी भी आपकी ग्राम्स में ही है, वॉल्यूम हमें मिल जाएगी, और यहाँ 1.202 हमें लिखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम की वैल्यू कुछ नहीं आएगी, वॉल्यूम ऊपर जाएगी और 1.202 नीचे आएगा, तो 100 अपॉन 1.202 आपका हो जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करके देखें तो ये लगभग आपका 83.2 ml आ रहा है, 83.2 ml। पर जब भी हम मोलैरिटी निकालेंगे तो हमें ये लीटर में चाहिए होगी, तो चाहे आप वहाँ 1000 लगा लेना या आप यहाँ पे 1000 लेके चलें, तो 83.2 ml को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और कुल मिला के ये आपका कितना आएगा, 1 2 3, तो 0.0832 लीटर में, 0.0832 लीटर ये आप पे आ जाएगा। ये सारी बातें हमने क्यों निकाल दी, क्योंकि अब जब हमें ये सारी चीज़ें पता है तो हमारे लिए अब केक वॉक है बाकी चीज़ें निकालना। जैसे सबसे पहले हम मोलैरिटी ही निकाल लेते हैं। तो जो आपकी मोलैरिटी होगी, मोलैरिटी कैपिटल M, वो होती है आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आपका के आई है। ठीक है, बी आपने के आई माना है अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में होनी चाहिए, लीटर में होनी चाहिए, और क्योंकि हमने वॉल्यूम लीटर में ही ली है, नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेंगे। आपको भी पता है क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपका गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास होता है। आप ध्यान से देखिए, गिवन मास आपको 20 दिया है अपॉन मॉलिक्यूलर मास आपका 166 है। ठीक है, और इनटू वॉल्यूम आपकी कितनी है, लीटर में, 1000 मत लगाने, लीटर पहले ही कन्वर्ट कर दिया है, तो 0.0832 है, इतना हमने लिख लिया। अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करके आपका जो आंसर आना चाहिए वो कितना आएगा बच्चे, तो मोलैरिटी का इनका आंसर है 1.44, और यूनिट आपको खुद बनानी पड़ेगी मोल्स पर लीटर, क्योंकि लीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया था, तो ये आपका मोलैरिटी आ जाएगा मोल्स पर लीटर।
चलिए इतनी बातें आपको समझ में आई, ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम मोलैलिटी करेंगे। मोलैलिटी के बाद अब होगी हमारी मोलैलिटी। तो दूसरा हम देखेंगे, और हम बात कर रहे हैं किसकी, मोलैलिटी की। मोलैलिटी जो कि आपका कितना है, स्मॉल m होता है। तो मोलैलिटी हमेशा ही क्या होता है, मोलैलिटी होता है WB यस इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। तो हमें 1000 तब लगाना पड़ता है जब आपका WA ग्राम्स में हो, और क्योंकि आपका WA ग्राम्स में ही है तो हमें लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं WB कितना है, 20 है यस इंटू 1000, ठीक है। और MB आपका कितना है, तो MB आपको दे रखा है B, क्योंकि आपका KI है, B आपका KI है, तो MB आपका 166 हुआ जो हमने पहले भी यूज़ करा था। और WA आपका 80 हुआ। नाउ इट इज़ कैलकुलेटिव, 2 4 जा 8 आप काटेंगे, 4 इसे कितने बार काटेगा, 250 टाइम्स काटेगा, तो 250 बाई 166 लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपका लगभग 1.5 आ रहा है, तो 1.5 लिखोगे आप, और मोल से लिखोगे, और क्योंकि आपने 1000 लगा दिया था तो आप पर kg लिखोगे, ठीक है, पर kg लिखोगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब आपको करना क्या है, अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है KI का। तो वो भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि KI आपका B है तो हम B ही लेके चलेंगे, और A आपका क्या है, वाटर है। तो मोल फ्रैक्शन X से डिनोट होता है। तीसरी चीज़ हम मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। और क्योंकि मोल फ्रैक्शन आपका X से डिनोट होता है और हम KI मतलब B का निकालना चाह रहे हैं, तो XB कुछ और नहीं होगा, NB अपॉन N टोटल होगा, Na प्लस NB, NB अपॉन Na प्लस NB। चलिए, तो NB आपका कुछ नहीं होगा, NB होगा WB बाई MB। बेटा कभी कभार हम इसको नेगलेक्ट करते हैं NB को ना, नीचे जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो वाटर की ना, बहुत ज़्यादा डिल्यूशन हो। आज ऐसे नहीं है, आज 20% है, कभी 0.02% हो या 0.2% हो या 2% हो तो हम नेगलेक्ट भी कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। Na आपका होगा WA बाई कितना, MA। Na आपका WA बाई MA होगा, और NB आपका WB बाई MB हो जाएगा। चलिए डालते हैं XB। WB देखिए आपका कितना है, 20 है, अपॉन MB आपने निकाला ही था, कितना है, 166 है। दोबारा आप यहाँ लिख लीजिए 20 बाई 166, और क्योंकि A आपका वाटर है तो W ऑफ A गिवन मास ऑफ वाटर आपका 80 है, और क्योंकि आपको वाटर का मोलिकुलर मास याद ही होता है, कितना होता है, 18 होता है। नाउ इसे आप कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए कितना है। आप हर कोई इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना है। यस यू आर राइट, 0.0263 इसका आंसर होगा, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये मोल्स फ्रैक्शन है। बाकी दो की तो यूनिट है पर इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। शाबाश, ऐसे इनको करना था। तो मोल फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया, और ये सारी क्वेश्चन भी आसानी से निपट गया। जो हमने लेटेस्ट 2 क्वेश्चन करे वो काफ़ी अच्छे थे। मैं कह सकता हूँ कि मोलैलिटी और मोलैरिटी का जो आपकी हिस्ट्री होगी मेरे साथ, उसमें 2 बहुत अच्छे क्वेश्चन कहलाएंगे। इसके आगे आप देखते हैं हम पे क्या चीज़ है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन M पे कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया, कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया। यूरिया आपका क्या होता है, यूरिया आपका होता है NH2CO NH2। कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg of 0.25 मोलल। मोलल मतलब मोलैलिटी, मोलर नहीं है, मोलल है, मोलल एक्वस सॉल्यूशन। क्वेश्चन पढ़िए ठीक से और पॉज करिए और फिर आइए वापस। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें यूरिया का मास निकालना है जो कहाँ यूज़ होगा ताकि हम 2.5 kg
सॉल्यूशन बनाएं जिसमें यूरिया की मोलैलिटी कितनी हो, 0.25 हो। तो एक दो बातें ध्यान में रखना कि आपको सॉल्यूशन ऐसा बनाना है कि उसकी मोलैलिटी 0.25 हो और सॉल्यूशन कितना बनाना है, 2.5 kg बनाना है। तो ये क्वेश्चन आप करिए पॉज करके और फिर आइए वापस, ठीक है, करिए। तब तक मैं इंक्स बना दूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन काफ़ी ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, अभी देखते हैं। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि यूरिया का हमें मास चाहिए, मतलब हमें WB चाहिए, WB चाहिए, ठीक है। रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन जो है आपको 2.5 kg दे दिया। उसके बाद जो आपकी मोलैलिटी है स्मॉल m वो 0.25 है। अब देखते हैं यहाँ कमी किस चीज़ की है। इतना तो तय है कि मॉलिक्यूलर मास हम यूरिया का निकाल सकते हैं, MB क्या होगा, N कितने हैं, 2 हैं, तो 2N, 2 यूज़ हो गए, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन 4 निकाल सकते हो। 2 इंटू कितना, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का कुल मिला के 4, 16 और 4 आपका 20 होगा। ये 28 है तो कुल मिला के 48 और ये आपका 60 आ गया, 60 ग्राम पर मोल। अच्छा, आपको अगर मोलैलिटी का फार्मूला याद हो तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट WA इन kg या ग्राम। बेसिक सा तो इतना था, 1000 बाद में देखेंगे। और NB को हम लिखते थे WB अपॉन MB। तो क्योंकि मोलैलिटी आपको गिवन है, यस WB निकालना है, WB ही हमें निकालना है, MB हमें पता है, WA का कुछ अता पता नहीं है, पता नहीं कहाँ है, WA कहाँ है ढूंढना पड़ेगा इसे। और WA हाँ वाटर ही होगा, बिना WA के तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि परसेंटेज वाला क्वेश्चन भी ये है नहीं। तो करेंगे कैसे, मेन बात है करेंगे कैसे। तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं, अगर आप मोल कंसेप्ट का सहारा लें तो कुछ चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी। अगर आप मोल कंसेप्ट का सहारा लें तो मोल कंसेप्ट आपको क्या कहता है, मोल कंसेप्ट सिंपली ये कहता है आपको कि आप, एक मिनट, कहाँ गया जी कपड़ा, गायब हो गया। हाँ चलिए, तो क्योंकि हमें पता चला वेट ऑफ सॉल्वेंट का यहाँ आता पता नहीं है, तो कुछ अलग तिगड़म भिड़ानी पड़ेगी। वो क्या भिड़ाएंगे आप देखिए ध्यान से, वही पुरानी बात जो दूसरे क्वेश्चन में हमने अप्लाई करी थी कि ये जो 0.25 मोलल सॉल्यूशन है, इसका मतलब है क्या भाई। 0.25 मोलल सॉल्यूशन है, आपने देखा मोलैलिटी कुछ नहीं होती, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट होती है, सॉल्वेंट का वेट होता है यहाँ, ठीक है, ये याद रखना बात, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो 0.25 मोलल सॉल्यूशन मतलब 0.25 मोल्स होंगे यूरिया के, कहाँ, 1 kg, क्योंकि स्टैंडर्ड जैसे वहाँ 1 लीटर था तो यहाँ 1 kg होगा, और 1 kg सॉल्यूशन नहीं बचे सॉल्वेंट। इसका मतलब आपको ये पता चला कि अगर मैं यहाँ नंबर ऑफ मोल्स लिखूँ और यहाँ मास लिखूँ तो आपको ये पता चला कि 0.25 मोल्स कब पाए जाएंगे, जब मास कितना हो, 1000 kg हो। इतना आपको पता चला।
अब क्योंकि आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन है तो आप ये देख लीजिए मॉलिक्यूलर मास में कितने आपके क्या होंगे, मोल्स होंगे। तो वहाँ से थोड़ी आपकी बात थोड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। या आप ये देख सकते हैं कि मोल्स क्या, फिर मास निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, मास निकालते हैं क्योंकि हमें मास की ज़रूरत है ना। और 2.5 कुछ चीज़ है, 2.5 kg में अगर हमें ये पता चल जाए, सबसे बढ़िया बात कि 2.5 kg में कितना, हाउ मच, कितना वेट ऑफ सॉल्वेंट है, तो बात बन सकती है। सारी बातें आपको समझ में आई होगी, वेट ऑफ सॉल्वेंट पे ही सारी बातें अटकी हुई हैं। कुछ नहीं, इजी करते हैं। आप ये देख लीजिए कि 1 मोल में 1 मोल अगर यूरिया का हो तो 1 मोल यूरिया का मास कितना होगा, जितना मॉलिक्यूलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल, इतना ही होगा। ये तो मैंने आपको बहुत बार सॉलिड में भी बताया है कि 1 मोल कितने के बराबर, 60 ग्राम पर मोल। तो आप ये देखिए कि अगर 1 मोल 60 ग्राम पर मोल है तो 0.25 मोल कितने होंगे, क्योंकि असली में सॉल्यूशन तो इतने ही मोलल का बन रहा है ना, जिसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट आपने कितना माना है, 1000 माना है। अभी स्टैंडर्ड चलो अभी क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। अभी हम वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ही मान के चल रहे हैं, ये चीज़ 1000। तो 0.25 जो आपका मोल होगा उसमें कितने होंगे, लेटर से x होंगे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, x इंटू 1 आपका आएगा 60 इंटू 0.25। बेटा 0.25 को 25/100 भी लिख सकते हैं आप। ये जो 0.25 है इसके 2 जीरो नीचे, 25 4 जो आपका 100 कटेगा और 15 4 जो आपका 60 होता है। तो आपको पता चल गया 15 ग्राम है। आपको ये पता चल गया 0.25 मोल्स में यूरिया कितने ग्राम का होगा, तो आपको पता चला 15 ग्राम्स का होगा। अब सबसे मेन बात यह है कि 0.25 जो आपका मोलल है उसमें जो आपका यूरिया है B वो कितना ग्राम्स है, 15 ग्राम्स है। और आपने वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना मान लिया। अभी बस मैं 0.25 मोलल की बात कर रहा हूँ, 2.5 kg की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। चाहे कितना भी हो जाए, 2.5 किलो हो, 1 किलो हो, 10 किलो हो, यूरिया तो 15 ग्राम ही होगा ना। बाकी चीज़ें क्या चेंज हो रही हैं, चेंज वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट का वेट चेंज होगा। यूरिया के मोल्स फिक्स हैं, 15 ग्राम ही रहेंगे यूरिया के, चाहे आप 10 किलो लो, 20 किलो लो, 25 किलो लो, कुछ भी लो। चेंज क्या होगा, सॉल्वेंट का मास चेंज होगा, ठीक है। चलिए, तो आप ये समझ लीजिए अभी ए जो है आपका कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, वो 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम है, इतना आप पे है, 1000 ग्राम हो गया। तो मुझे बताइए टोटल वेट कितना हुआ या टोटल मास कितना हुआ सॉल्यूशन का। तो आपने बोलना था सर टोटल मास सॉल्यूशन का कुछ नहीं हुआ, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट 15। तो मैंने भी बोला ठीक है, तो 1015 ग्राम्स आ गया आप पे, इतना है टोटल मास। और ये आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, इतना ही आता है, ठीक है। तो हमें अब यूरिया का मास निकालना है 2.5 किलो में। तो अब सिंपल सी बात, यहाँ पे देखो मोल कंसेप्ट दोबारा यूज़ हुआ। हमें ये पता चला कि जब टोटल सोल्यूशन 1015 ग्राम्स का है तो यूरिया कितना है उसमें, यूरिया है उसमें 15 ग्राम। जब टोटल सोल्यूशन आपका 1015 ग्राम्स का है, टोटल सोल्यूशन है ना, जिसमें 1000 तो आपका सॉल्वेंट है और 15 आपका सोल्यूट है, यूरिया है। तो 1015 ग्राम्स में 15 ग्राम आपका क्या है, सोल्यूट है, यूरिया है। तो आपसे पूछा हुआ 2.5 किलो, 2.5 किलो मतलब 2500 ग्राम्स, इसमें यूरिया कितना होगा। तो अभी हम y ग्राम्स मान लेते हैं इसे, और इस y की वैल्यू आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। y की वैल्यू कितनी आएगी कि y इसके साथ क्रॉस होगा तो 15 के साथ तो मल्टीप्लाई होगा 2500 और डिवाइड में आप पे आ जाएगा 1015। ऑब्वियसली यू कैन कैलकुलेट दैट। और मुझे आप बताइए कितना आ रहा है, कितना ग्राम्स आ रहा है। अच्छा इन्होंने केजी में निकाला है ना, तो हम उसमें निकाल लेते हैं बच्चों, कोई बात नहीं। देखते हैं कितना आ रहा है, 2500 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 1015, तो 37 के लगभग आ रहा है आप पे। तो आपका आंसर आएगा 37 ग्राम्स। तो देखिए हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया नहीं था, पर मोल कंसेप्ट देखिए कितना काम आता है, ये क्वेश्चन आसानी से बन गया, ठीक है। क्या क्या हमें चीज़ की ज़रूरत थी, जो चीज़ की ज़रूरत थी वो हमने लिख दिया।
बस ध्यान देने वाली बात ये थी कि हमने मोल कंसेप्ट का जो यूज़ है वो यहाँ से करा कि हमें ये बताना था कि कितना यूरिया लगेगा जब हम 0.25 मोलल एक्वा सॉल्यूशन बना रहे हैं 2.5 kg सॉल्वेंट या 2.5 kg सॉल्यूशन का। 2.5 kg सॉल्यूशन का आपको 0.25 मोलल कैपेसिटी लेके एक सॉल्यूशन बनाना है और उसमें यूरिया कितना प्रेजेंट होगा ये आपको बताना है। सारी बातें अपनी जगह ठीक थी। यहाँ से हमने शुरू करा कि 0.25 मोलल मतलब क्या हुआ कि 1 kg सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं होता, मोलैलिटी में सॉल्वेंट आता है, कि 1 kg सॉल्वेंट या 1000, यहाँ kg नहीं होगा बच्चों, ग्राम होगा, सॉरी है, तो 1000 ग्राम अगर आपका सॉल्वेंट हो तो नंबर ऑफ मोल्स यूरिया के कितने होंगे, 0.25 होंगे। ये अपनी जगह ठीक है। फिर हमने ये देखा कि अगर 1 मोल मॉलिकुलर मास के बराबर होता है, 1 मोल अगर 60 ग्राम पर मोल कंटेन करेगा किसके, यूरिया के, तो 0.25 मोल कितने कंटेन करेगा, तो हमने बोला 15 ग्राम्स। तो हमें सारी बातें ये क्लियर हुई कि अगर एक 0.25 मोलल सोल्यूशन का, यूरिया का सोल्यूशन बने तो उसमें क्या होगा, 1 kg तो सॉल्वेंट होगा, मतलब 1000 ग्राम आपका सॉल्वेंट होगा, और 15 ग्राम आपका क्या होगा, सोल्यूट होगा। क्योंकि आप सोल्यूशन कितना भी ज़्यादा ले लें, कुछ भी उसमें कर लें, वेट सोल्यूट का चेंज नहीं होगा, हमेशा सॉल्वेंट का ही करेंगे। तो यहाँ पे टोटल मास आपका 1000 + 15 कितना आ गया, 1015 आ गया। अब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में आपको 2.5 kg पूछा हुआ, इतनी तो बात आपसे कोई नहीं छीन सकता कि 1015 ग्राम में 15 ग्राम्स आपके यूरिया के होंगे। तो 2500 ग्राम्स में कितने हुए, लेटस से y होंगे, y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने निकाल दिया, और कितना आया ये आपका आया 37 ग्राम्स। ठीक है, मिलते हैं दोबारा। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक लॉ होगा। उस लॉ का नाम आपका होगा हेनरी लॉ। हेनरी लॉ। इस हेनरी लॉ को समझने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि आप कोल्ड ड्रिंक की एक बॉटल समझ लें। ठीक है, भी हम एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे मान लो, है ना, कोका कोला ऐसी। तो अब समझिए, मैं आपसे बोलूं कि सिंपली आप पे 100 रुपये हैं और आपको एक हफ्ते उन 100 रुपये में से कोल्ड ड्रिंक पीनी है, और रुपये आपको दूंगा नहीं, 100 ही रुपये हैं आप पे, और आपको उन 100 रुपये को कोल्ड ड्रिंक्स में यूटिलाइज़ करना है। तो आप क्या करेंगे, आप एक ही बार 2.5-3 लीटर की बोतल ला के घर में रख देंगे, या आप रोज़ पीना चाहेंगे, ये आपके ऊपर है, इट्स डिपेंड अपॉन यू। बट केमिस्ट्री में मैं तो चाहूँगा, केमिस्ट्री के बेस पे, कि आप रोज़ पिएं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप बड़ी वाली बॉटल लेके आ गए और आपने उसे खोल दिया, तो पहले दिन तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें फिज़ रहेगा, बबलनेस रहेगी। पर जैसे वो बोतल खुल गई, अब उसका प्रेशर होने लगेगा कम। प्रेशर क्यों कम होने लगेगा? क्योंकि जो CO2 गैस होती है, जो आपकी सोडा वाटर बनाती है, जिसका आप एरेटेड फॉर्म में क्या बोलते हैं, फ्लेवर्ड ड्रिंक्स बोलते हो, तो उससे CO2 बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो पहले दिन इतनी नहीं निकली, दूसरे दिन थोड़ी निकली, तीसरे दिन और निकल गई, तो आखिरी जो आपका दिन होगा, लेटस से आपने मंडे को पीना शुरू करा, संडे तक वो सिर्फ एक शुगर सॉल्यूशन रह जाएगा, उससे सारी फिजीनेस चले जाएगी, क्योंकि बॉटल खुल गई है, प्रेशर कम होता जा रहा है, CO2 बाहर निकलती जा रही है। तो आखिरी दिन वो बस आपके लिए एक मीठा पानी होगा, शुगर सॉल्यूशन होगा। पर अगर आप रोज़ जाएं और एक छोटी वाली बोतल पिएं, तो क्या होगा, रोज़ बॉटल खुलेगी, आप ख़त्म करोगे, वहीं छोड़ दोगे दुकानदार पे, दोबारा जाओगे, दोबारा नई बोतल खुलेगी, उस समय उसकी फिजीनेस अपने मैक्सिमम लेवल पे होगी और आप उसे अच्छे से पिएंगे। तो हर हफ्ते आप ऐसा ही करेंगे, तो आपको हर समय फिजीनेस मिलेगी। फिजीनेस की जो कंसंट्रेशन या जो लेवल होगा, हर दिन एक जैसा होगा, बशर्ते अगर टेम्परेचर 7 दिन का एक जैसा हो और प्रेशर आपका एक जैसा हो। पर अगर आपने बॉटल खोल दी, तो पहले दिन तो फिजीनेस बढ़िया है, आखिरी दिन क्योंकि बॉटल खुल गई है, प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है, आप बंद भी कर दोगे ना उसे, तब भी लीक होगी। भाई पत्थर थोड़ी है, गैस है, लीक होगी। कि आप कोई भी ऐसा पोर्स नहीं बना सकते, ऐसा कुछ एयर टाइट कंटेनर नहीं बना सकते जिससे गैस लीक ना हो। और गैस लीक होना भी चाहती है, CO2 कभी पानी में मिलना नहीं चाहती, नॉन सॉल्यूबल होती है वो, ठीक है।
कंसेप्ट ये है कि वो नॉन सॉल्यूबल होगी, ये बात है। ठीक है, उड़ा या उड़ गया, चमका दिमाग में क्या कहना चाह रहा हूँ, तो यही बात थी, है ना। चलो सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखो पीने का मज़ा कब है, कोल्ड ड्रिंक को पीने का मज़ा कब है, जब उसमें फिजीनेस रहे, जब उसमें फिजीनेस अच्छा हो। तभी तो आपने बोला कि 7 दिन पियेंगे सर, अलग अलग दिन, तो फिजीनेस बहुत होनी चाहिए उसमें। और फिजीनेस कब होगी, जब वो बंद रहे हाई प्रेशर में या जब खुल जाए। पीने का मज़ा कब है, एक ही बार ला के या रोज़ जाके, क्योंकि उस समय फिजीनेस रहेगी, वो टाइट रहेगी, हाई प्रेशर में रहेगी CO2 बॉटल के अंदर, तो अच्छा फिजीनेस आपको मिलेगा, उसमें टेस्ट अच्छा मिलेगा। तो आपको ये समझ में आया कि जितना हम प्रेशर हाई रखेंगे उतना CO2 पानी में ज़्यादा डिज़ोल्व होगा और फिजीनेस ज़्यादा होगी। और यही मैंने शायद आपको पहले ही बताया था कि जो प्रेशर है जितना ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, जो कि होती है आपकी सॉल्युबिलिटी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं अभी, PV = nRT में। तो जितना हम प्रेशर रखेंगे ज़्यादा, उतनी ज़्यादा सॉल्युबल होगी कौन, CO2, कहाँ, वाटर में। तो पार्शियल जो प्रेशर है वो जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा CO2 का, उतना ज़्यादा वो ज़्यादा डिज़ोल्व करेगी पानी में। ऐसे ही आपका जो प्यूरीफाई करते हैं हम वाटर को, जो आपके घर में कनेक्शन आता है, उसमें क्लोरीन रहती है, Cl2 पार्ट्स पर मिलियन में रहती है, वो इसलिए रहती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। हेनरी लॉ सिंपली आपका ये था कि जो आपका नॉन सॉल्यूबल गैस को डिज़ोल्व करने का जो क्राइटेरिया है ना, ज़्यादा डिज़ोल्व होगी या ज़्यादा सॉल्यूबल होगी, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने प्रेशर कितना अप्लाई करा है। तो हेनरी लॉ ने भी यही बोला कि द सॉल्युबिलिटी, बेटा सॉल्युबिलिटी को सबसे अच्छा हम किस में डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन में करते हैं। कितना मोल्स उसका डिज़ोल्व हो गया, मोल फ्रैक्शन, जिसे हम X बोलते हैं। तो जो सॉल्युबिलिटी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी नॉन सॉल्यूबल, जो सॉल्यूबल ना होना चाहिए ज़बरदस्ती, क्योंकि फिर प्रेशर की ज़रूरत ही क्या पड़ती है अगर वो सॉल्यूबल होती ना। जैसा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में मिलना चाहता है और वाटर बनाना चाहता है, तो उनकी अपनी मर्जी है, हालांकि उसमें भी बहुत बंदिशें होती हैं। और आप ये समझ लो, जैसे वाटर में ऑक्सीजन और डिज़ोल्व होना चाहता है, तो वो खुद ब खुद होना चाहता है, तो वो सॉल्यूबल है। पर यहाँ नॉन सॉल्यूबल की बात कर रहे हैं, जैसे CO2 और पानी। ठीक है, दोनों पोलर होते हैं, इस वजह से द सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी नॉन सॉल्यूबल गैस इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल, सॉल्युबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल है, पार्शियल प्रेशर के, प्रोपोर्शनल टू दी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ये इतनी सी बात थी, पर काफ़ी सोचने वाली बात है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल याद रखो, हमेशा दिमाग में समझ में आ जाएगा आपको। मज़ा कब है, जब प्रेशर ज़्यादा हो। सॉल्यूबल कब है, जब प्रेशर ज़्यादा हो। फिजीनेस कब है, जब अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो, और वो तभी वैसे पॉसिबल है जब प्रेशर क्या हो, ज़्यादा हो। तो आपको ये पता चला कि जो पार्शियल प्रेशर है गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी के। बेटा डायरेक्ट हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो क्योंकि हम हेनरी पढ़ रहे हैं तो उन्होंने हेनरी कांस्टेंट दे दिया, तो KH × X हो गया, KH × X हो गया। ये K है आपका, है ना, ये आपका हेनरी कांस्टेंट है। तो KH की वैल्यू कितनी आई, तो आप बोलोगे सर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन मोल फ्रैक्शन। माइंड इट, गैस या तो बार में होगी, पास्कल में होती नहीं है जनरली, या ATM में होगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है कन्वर्जन फैक्टर, है ना। यूनिट आप बताओ इसकी कितनी होगी, हेनरी लॉ की यूनिट क्या होगी, तो बार और मोल फ्रैक्शन की कुछ होती नहीं है बेटा यूनिट, तो या तो बार ही होगी या तो ATM ही होगी। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो हेनरी कांस्टेंट की वही यूनिट आएगी जो किसकी है, बार या ATM की है। अगर आपसे बोला KH की डेफिनेशन क्या है, KH की आपकी डेफिनेशन क्या होगी, तो आप बोलोगे कुछ नहीं, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में डेफिनेशन कैसे बनाई जाती है, नीचे वाली चीज़ को 1 कर देते हैं। तो ठीक है, आज 1 ही करेंगे। तो आप डेफिनेशन क्या बोलोगे, इट इज़ दी पार्शियल प्रेशर, इट इज़ दी पार्शियल प्रेशर
ऑफ द गैस, इट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, KH क्या है, पार्शियल प्रेशर है गैस का जब x 1 हो जाए, हुज मोल फ्रैक्शन इज़ 1, या यूनिटी बोले करो, है ना, जिसकी नीचे वाली चीज़ जो आपका मोल फ्रैक्शन है वो कितना हो जाए, यूनिटी हो जाए, तो KH आपका कुछ और नहीं होगा, पार्शियल प्रेशर ही हो जाएगा, नीचे वाली चीज़ 1 हो जानी चाहिए। सर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी हेनरी लॉ की, तो मैंने आपको बता ही दिया कि CO2 पानी में डिज़ोल्व नहीं होनी चाहिए, हमें नॉन सॉल्यूबल गैसेस लेनी है। ठीक है, तो कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं, वो लिमिटेशंस हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या क्या लिमिटेशंस है ज़रा देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपने लिख ली होगी, कुछ लिमिटेशंस भी होंगी इसकी। यस, लिमिटेशंस काफ़ी हैं हेनरी लॉ की, जो सारी रियल गैसेस की होती हैं, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, वो सारी हैं। ठीक है, तो जनरली ले लेते हैं। पहली तो गैस क्या होनी चाहिए, नॉन सॉल्यूबल होनी चाहिए। गैस इज़ नॉन सॉल्यूबल इन लिक्विड, लिक्विड में वो सॉल्यूबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो यहाँ लिख लेता हूँ। प्रेशर मस्ट बी लो, प्रेशर कम ही होना चाहिए। दूसरी बात, टेम्परेचर हाई होना चाहिए पर ज़्यादा हाई नहीं, प्रेशर तो हमेशा कम ही होना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए प्रेशर। ठीक है सर, आप तो बोल रहे थे कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए, नहीं, एक सर्टेन लिमिट होती है, क्रिटिकल लिमिट होती है, नहीं तो फिर आपकी बॉटल या कुछ भी चीज़ बर्स्ट करेगी, फट जाएगी। ठीक है, अगर तुम्हें मस्ट बी लो नहीं आ रहा तो ये लिख लेते हैं, प्रेशर शुड बी नॉट वेरी हाई, शुड नॉट बी वेरी हाई, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए। दूसरी बात, टेम्परेचर ऑल्सो शुड नॉट बी वेरी हाई, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। दूसरी बात देखो, गैस एक तो नॉन सॉल्यूबल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, गैस अंदर जाके डिसोसिएट नहीं होनी चाहिए, जैसे आपने HCl गैस बना ली, वो अंदर जाके डिसोसिएट हो जाएगी, तो गैस नॉन डिसोसिएट होनी चाहिए, नॉन डिसोसिएट होनी चाहिए। और कुछ बात, और इसमें इतनी बात तो है नहीं, पर इससे ज़्यादा है नहीं। रिएक्ट मैंने बता दिया, नॉन सॉल्यूबल होनी चाहिए। नॉन सॉल्यूबल मतलब वही हो गया, चलो नॉन रिएक्टिव भी लिख लो, क्योंकि सॉल्यूबल एक फिजिकल फिनोमिना है और रिएक्शन एक केमिकल फिनोमिना है। हालांकि बात एक ही है, जो सॉल्यूबल नहीं होगा वो रिएक्ट भी नहीं करेगा, मिलना चाहिए ना दोनों को। ठीक है, पर ये एक फिजिकल फिनोमिना है, सॉल्युबिलिटी तो फिजिकल है और रिएक्टिविटी आपका क्या है, केमिकल फिनोमिना है। ठीक है, ये चीज़ है। तो गैस एक तो नॉन सॉल्युबल होनी चाहिए, दूसरी बात डिसोसिएट नहीं होनी चाहिए जब वो जाएगी, और रिएक्टिव भी नहीं होनी चाहिए। प्रेशर आप ज़्यादा हाई नहीं कर सकते, टेम्परेचर भी आप ज़्यादा हाई नहीं कर सकते। कुछ इसके एप्लीकेशंस भी होंगे बच्चे, तो ज़रा देखते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो इसके जो एप्लीकेशन हैं 2-3 तो हैं, एक तो कोल्ड ड्रिंक वाला हो गया, और कौन सा देखें, चलो एप्लीकेशन देख लेते हैं हेनरी लॉ के। हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन देख लो। तो पहला तो वही है, कोल्ड या सॉफ्ट ड्रिंक्स, और यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, आपको मैंने अभी एक्सप्लेन कर ही दिया है कि कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होगा कि जितना ज़्यादा हम प्रेशर हाई रखेंगे उतनी ज़्यादा CO2 कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अच्छी बनाएगा, उतनी ज़्यादा CO2 पानी में घुलेगा। इतनी बातें आपको याद है। चलिए दूसरी बात जो मेन है वो हम देखते हैं, क्या, एक चीज़ एनॉक्सिया। एनॉक्सिया क्या होता है, ये ज़रा एक तरह की, ये क्या है, इलनेस है, बीमारी है। एनॉक्सिया एक तरह की इलनेस है। ज़रा मैं आपको समझाता हूँ। हेनरी लॉ इसे एक्सप्लेन करता है, एप्लीकेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन है, पर एप्लीकेशन में ही आता है। ठीक है, तो होता क्या है, सिंपल सी बात, हिली एरियाज़ जो होते हैं, हिली एरियाज़ में क्या होती है, ऑक्सीजन कंटेंट जो होता है एटमॉस्फेयर में वो बहुत कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम। ठीक है, हिली एरियाज़ में क्या होता है, ऑक्सीजन कंटेंट क्या होता है एटमॉस्फेयर में बहुत कम होता है। इसकी वजह से क्या होता है, पर्सन को
पर्सन हैज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में उसे दिक्कत होगी। क्यों होगी? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा इतना ना। और जब सांस लेने में दिक्कत होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऐसा अगर कंटिन्यूस चलता रहे बहुत ज़्यादा समय के लिए, तो हमारी जो मेमोरी पावर होती है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है? लॉस इन मेमोरी या थिंकिंग कैपेसिटी, जो हमारी सोचने की क्षमता है या जो हमारी समझ है, मेमोरी है, वो हमारी कम हो जाती है। और इसी ही इलनेस को हम क्या बोलते हैं? एनोक्सिया बोलते हैं। या इस एलिमेंट को, ये जो ये परेशानी है, इसे क्या बोलते हैं हम? एनोक्सिया बोलते हैं। तो आपको समझ में आया एनोक्सिया कुछ और नहीं है, क्या चीज़ है? एनोक्सिया एक तरह की बीमारी है जो कहाँ होगी? हिली एरियाज़ में होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो रही है, कहाँ? एटमॉस्फेयर में। देखो हेनरी लॉ आ गया ना, प्रेशर कम है ना। क्यों? क्योंकि हिली एरियाज़ में क्या होता है? लो प्रेशर होता है। कैसा प्रेशर होता है? लो प्रेशर। तो जितना कम प्रेशर होगा उतनी कम कोई गैस एटमॉस्फेयर या मॉइस्चर में डिज़ोल्व होगी। तो कम प्रेशर है, इसकी वजह से ऑक्सीजन का जो कंटेंट है या ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में कम घुली। और ऑक्सीजन अगर कम घुली तो एक इंसान को नॉर्मल से जितनी वो ब्रीदिंग लेता था, नॉर्मली अगर वो नीचे आ जाए, प्लेन एरियाज़ में आ जाए, तो जितनी वो ब्रीथिंग लेता था, जितनी ऑक्सीजन इनटेक करता था, उससे कम करेगा, जिसकी वजह से उसे एक तो सांस लेने में दिक्कत होगी, दूसरी उसकी समझ या थिंकिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इसी इलनेस को हम क्या बोलते हैं? एनोक्सिया बोलते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक आपने पढ़ ही लिया है, अब ज़रा समझते हैं और क्या होता है। तो एक तीसरी एप्लीकेशन आप और देख लो, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, तो उनका क्या होता है? तो तीसरा देखो, डीप सी डाइवर्स, उनमें भी एक प्रॉब्लम होती है। आपको समझाता हूँ कि अंडर वाटर क्या होता है। अंडर वाटर आपको भी पता है हाई प्रेशर होता है। पानी में जब कूद मारते हैं तो बहुत धक्के का एहसास होता है, एक तरह का फोर्स लगता है, हम पे थ्रस्ट लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि पानी का सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ब्रेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। तो अंदर बहुत हाई प्रेशर होता है। अब इससे दिक्कत क्या होती है? जब हाई प्रेशर होता है तो पानी में नेचुरली, पानी के साथ जितने भी हमारे और एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें जनरली एक जैसे नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन जो हो गया, इन दोनों के साथ क्या होगा? ये जो नाइट्रोजन और ये जो ऑक्सीजन है, ये ज़्यादा डिज़ोल्व होगा। कहाँ? इन आवर, पहले हम सांस के द्वारा या जो हमारे स्किन के पोर्स होते हैं उसके थ्रू ये अंदर को जाएगा ब्लड वेन्स में। ठीक है, स्किन के थ्रू या सांस के थ्रू, है ना, ब्रीदिंग के थ्रू। तो नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन है ये ज़्यादा डिज़ोल्व होंगे इन आर ब्लड वेन्स। ब्लड वेन्स हमारे खून की नसों में ये और अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगा। पर जैसे हम ऊपर आएंगे एट द सरफेस, जैसे हम सरफेस में आएंगे या सी लेवल में आएंगे, तो सी लेवल में क्या होगा? अब क्योंकि प्रेशर हो गया कम, तो ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये भागना चाहेंगे क्योंकि अब प्रेशर क्या हो गया? कम। वही कोल्ड ड्रिंक वाला हिसाब कि अब क्या हो गया? CO2 में जैसे हम बोतल खोलते हैं तो CO2 एस्केप करती है क्योंकि प्रेशर हो गया कम। जो उन्हें रोक के रख रहा था प्रेशर, वो अब नहीं है। ऐसी जैसे हम सरफेस में आ जाएंगे तो जो पानी के अंदर हाई प्रेशर था, जिसकी वजह से ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन खून की नसों में घुल रही थी, वो अब नहीं हो पाएगा। उन्हें रोकने वाला प्रेशर अब है नहीं। तो होगा क्या? सरफेस में प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एस्केप करेंगी थ्रू वेन्स। जो आपकी वेन्स होती हैं, पोर्स होती हैं, तो उनसे, या तो वेन्स से या स्किन से। और कैसे जाएगी? इन द फॉर्म ऑफ बबल, बबल के फॉर्म में, एफरवेंस बना के पटपट आवाज आएगी, तो इन द फॉर्म ऑफ बबल। तो एकदम से कंटेंट क्या हो गया? कम हो गया। तो इसी की वजह से हमें ना बहुत एक तरह से कैसे लगता है, पानी से आप नहा के आते हो तो बॉडी दर्द करती है ना। पानी से जैसे ही नहा के आते हो नदी में, स्विमिंग पूल में, तो एकदम से बॉडी क्या करती है? दर्द करती है, क्योंकि प्रेशर का क्या हो जाता है? वेरिएशन होता है। हमारी बॉडी को वो अडेप्ट करने की आदत नहीं है, बहुत जल्दी वो आफ्टर इफेक्ट दिखाती है। तो इसकी वजह से
बॉडी में सफरिंग होती है, और कौन सी सफरिंग होती है? उस सफरिंग को बोलते हैं बेंट। बेंट होना, कड़कती है, कैडी हो जाती है बॉडी, हिलती नहीं है इतनी देर से, दर्द होता है बहुत, थाइज और शोल्डर्स में बहुत होता है, तो बेंट हो जाती है। और ये होता क्यों है? सिंपल सी बात है, डीकम्प्रेशन की वजह से होता है। डीकम्प्रेशन मतलब क्या हो गया कि जब हम हाई प्रेशर में थे, अंदर थे पानी के, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा था, पर जैसे हम ऊपर आए तो डीकम्प्रेशन हो गया। इससे बचने के लिए क्या करते हैं? तो जो सी डाइवर्स होते हैं, वो अपने साथ क्या ले जाते हैं? ब्रीथिंग टैंक ले जाते हैं। ऑक्सीजन टैंक तो नहीं बोलूँगा उसे, पर ब्रीथिंग टैंक ले जाते हैं। उस ब्रीथिंग टैंक में क्या क्या होती है? एक तो हीलियम होती है लगभग 20%, कुछ ऑक्सीजन भी होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा ही होगी, इतना कुछ नहीं है, पर मैं बता देता हूँ ऑक्सीजन कितनी है। ऑक्सीजन लगभग आपकी 30% होती है, और बाकी नाइट्रोजन होती है, देख लो कितनी है। नाइट्रोजन लगभग 60% मान लो, 60 क्यों, 40% मान लो, इतनी होती है। हाँ 40 के लगभग 50 मान लोगे तो सही हो जाएगा, 50% ही मान लो। तो जो हमारा ब्रीदिंग टैंक होता है उसमें क्या क्या होती है? हीलियम होती है, ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन होती है। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं? सिंपल सी बात है कि हीलियम जो होती है आपकी इज़ मोर या हैज़ मोर एफिनिटी टू dissolve in blood than नाइट्रोजन। और दूसरी बात क्या है? हीलियम इवॉल्व भी नहीं होती, इवॉल्व आउट। तो है क्या? अगर हम हीलियम यूज़ करेंगे, पहली बात तो हीलियम की ब्लड के साथ जॉइन या कंबाइन होने की या डिज़ोल्व होने की एफिनिटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है। तो सर दिक्कत तो हीलियम में भी होगी कि हीलियम भी बाहर निकलेगा, डीकम्प्रेशन करेगा। नहीं, हीलियम कभी भी बाहर नहीं निकलता, हीलियम इवॉल्व आउट नहीं होता, जबकि नाइट्रोजन हो जाता है। नाइट्रोजन अगर हम हीलियम ना यूज़ करें तो नेचुरली जो नाइट्रोजन है वो घुलेगी भी, फिर बाहर भी निकलेगी, जिसकी वजह से स्किन अडेप्ट नहीं कर पाती इस डीकम्प्रेशन को और वो पेन करती है, जबकि हीलियम में ऐसा नहीं है। हीलियम नेचुरली ग्रेजुअली निकलती रहती है, पर ऐसे नहीं निकलती एकदम बबल के थ्रू। तो ये 3 एप्लीकेशन थे आपके, कोल्ड ड्रिंक्स, एनॉक्सिया और ये, जिसमें बेंट आ गया आपका। ये आपके क्या हो गए? हेनरी लॉ ख़त्म हो गया। चलिए, इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली, तो ज़रा मैं इंक भरता हूँ और फिर उसके बाद इसके हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, ओके, तो आपके क्वेश्चन है KH मतलब हेनरी लॉ कांस्टेंट आपको दिया है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट इज इतना 4.27 इंटू 10⁵ mmHg। ये भी प्रेशर की यूनिट होती है, मिलीमीटर ऑफ Hg। मर्क्यूरी कॉलम बताया था ना आपको, वो है। अच्छा, फिर उसके बाद आपसे बोला कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन CH4 इन बेंजीन C6H6, है ना।
जितना आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो तो बिना इंग्लिश के ये यूज़ करे करो। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन अंडर 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, हमें ये देखना है कि कितना मीथेन बेंजीन में घुलेगी जब हम पे प्रेशर इतना हो, पार्शियल प्रेशर मीथेन का। सिंपल सी बात है, देखो हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा आपको, यस। KH कितना दे रखा 4.27 इंटू 10⁵ एंड यूजुअल यूनिट्स। प्रेशर आपको मीथेन घुल रही है ना, तो पार्शियल प्रेशर मीथेन का होगा CH4 का, मीथेन आपको सॉल्यूट होगा, बेंजीन आपकी सॉल्वेंट होगी। कितना देर का 760 mm Hg। ठीक है, हेनरी लॉ यूज़ करते हैं। हेनरी लॉ ये बोलता था कि पार्शियल प्रेशर जो होता था मोल फ्रैक्शन इनटू हेनरी कांस्टेंट होता था। तो आपको ये x से निकाल दोगे जैसे ही, तो x ही तो सॉल्युबिलिटी होता है, जैसे ही x निकाल दोगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या होगी P ऑफ CH4 अपॉन कितना KH। CH4 का P कितना है 760 और KH कितना है 4.27 इंटू 10⁵। नाउ कैलकुलेट दैट और आंसर बताइए कितना आ रहा है। नियरली बता देना, कोई बात नहीं। ये बता रहे हैं बच्चे 1.78 इंटू 10⁻³ और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, तो 1.78 इंटू 10⁻³ आपका आंसर आएगा। चेक करिए और फिर बताइए। डन। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है कि if N2 gas is bubbled through water, N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles, millimoles वही आ गया देखो, इक्विलिब्रियम, हाउ मैनी millimoles of N2 would dissolve in 1 liter water। इन्होंने बोला पार्शियल प्रेशर जो N2 लगाएगा वो है 0.987 बार। माइंडेड से 1 मत लिख देना, इतने खिलाड़ी मत बने करो। और हेनरी कांस्टेंट जो है N2 के लिए, हेनरी कांस्टेंट जो है N2 के लिए वो आपका है 76.48 किलो बार। इतना ज़्यादा है, किलो बार है, के बार मतलब किलो बार हो गया। अब ये क्वेश्चन हमें करना है, ध्यान से पढ़िए, टेक योर टाइम, ठीक है, और फिर बढ़ते हैं। चलिए जी, ये क्वेश्चन है हेनरी लॉ पे बेस, लेवल 2 ही मानिए इन क्वेश्चंस को, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे कंसेप्ट बना देंगे कि कंपटीशन के भी क्वेश्चन हिल जाएंगे। मोल कंसेप्ट पे बेस है सारी कहानी, ठीक है। हर रिएक्शन मोल कंसेप्ट पे ही बेस होती है, हर क्वेश्चन भी। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगर हमने क्या करा, एक हम पे ऐसा मिक्सचर है जिसमें वाटर लिक्विड फॉर्म में है, सॉल्वेंट है, और जो नाइट्रोजन गैस है वो सॉलिड फॉर्म में उसमें डिज़ोल्व है। और हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम वाटर वाले उस सॉल्यूशन से N2 गैस को इवॉल्व कराएंगे, बाहर निकालेंगे। हीट कर दो तब भी इवॉल्व हो जाएगी, या कुछ केमिकल या रिएजेंट डाल दो तब भी इवॉल्व हो जाएगी। तो हमें ये बताना है कि जब ये 293 केल्विन में ऐसी चीज़ें हो रही होंगी, N2 गैस बबल आउट हो रही होगी वहाँ से, तो कितने मिलीमोल्स नाइट्रोजन के 1 लीटर वाटर में डिज़ोल्व हुए होंगे या होते होंगे,
या पहले से रहे होंगे। तो पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि कुछ वाटर में कुछ नाइट्रोजन क्या डिज़ोल्व है मोल फॉर्म में, और फिर हमने हीट करा और उससे नाइट्रोजन गैस इवॉल्व आउट होना शुरू हो गया। तो आपसे ये पूछा है, हेनरी लॉ का ही तो है, ये डिज़ोल्व हुआ ना पहले उसमें, फिर ही तो इवॉल्व होगा, पहले डिज़ोल्व होगा फिर इवॉल्व होगा। तो आपसे ये पूछा है भाई कितनी नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी 1 लीटर में। अब 1 लीटर बहुत बढ़िया चीज़ होती है। दूसरी बात देखिए, नाइट्रोजन का प्रेशर आपको 0.987 बार दे रखा है, और ये भी हेनरी कांस्टेंट भी आपका किस में है, बार में है। तो दोनों बढ़िया है, कन्वर्जन फैक्टर लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार को बार में ही रहने दो। अब ध्यान से देखो, जब भी आपको ना 1 लीटर दिया हो, ध्यान से देखना ये चीज़, जब भी आपको 1 लीटर वाटर दिया हो तो आप यहाँ से नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स किसके, वाटर के नंबर ऑफ़ मोल्स। 1 लीटर को आप 1000 ही मान लो, 1000 ग्राम, ठीक है। वैसे 980 ml होता है और 1000 ग्राम ही होता है 1 लीटर। तो 1000 बाई कितना मास होता है 18, गिवन मास 1000 मान लो। 1000 लीटर को आप नियर इक्वल टू 1000 ग्राम ही मान लेना, ठीक है। इन क्वेश्चन में चलता है ऐसा, 0.02 या 0.20 का फ़र्क होगा। और मॉलिकुलर मास वाटर का कितना होता है, 18 होता है। ये मैंने आपको पिछली बार भी इक्विलिब्रियम में बताया था कि ये 55.55 मोल आएंगे। अच्छा, इसका मतलब एक और चीज़ है कि 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स होते हैं, वाटर के 55.55 मोल होते हैं। कभी कभार इस चीज़ को ऐसे भी लिखा रहता है कि आपको दिया रहे कि आपको बोला हुआ 55.55 मोलर कैपिटल M। इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी यही है कि 55.55 मोल्स प्रेजेंट होंगे कितने में, 1 लीटर वाटर में। इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जब भी 1 लीटर बोले तो 55.55 मोल्स होंगे, इतनी हमें इंडिपेंडेंस होती है ये सारी चीज़ें लेने में, ठीक है। ये बातें हैं, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या चीज़ है, सिंपल सी बात है। हमें क्या करना है, हमें बोला है कि हेनरी कांस्टेंट इतना है, प्रेशर इतना है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। अगर आपको हेनरी लॉ याद हो तो वो बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू आपका हेनरी कांस्टेंट। तो यहाँ से आपका मोल फ्रैक्शन जो होगा नाइट्रोजन का, हालांकि यहाँ 2 कंपोनेंट है, दूसरा वाटर है, तो मोल फ्रैक्शन आपको नाइट्रोजन का मिला कितना, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पार्शियल अपॉन हेनरी कांस्टेंट, ये आपको मिला। तो आप मोल फ्रैक्शन निकालिए। पहले ये देख लीजिए कि दोनों की यूनिट बार है, हाँ है, वहाँ किलो है, चेंज होगा। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, ऊपर तो 0.987 लिख लेंगे और नीचे लिखेंगे 76.48, और क्योंकि किलो है तो किलो के लिए लगता है 10 की पावर 3। याद रखना बच्चों, किलो है तो 10 की पावर 3 लगेगा। इसको अगर बेटा आप सॉल्व कर लो, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵। चेक करो, इतना ही है, 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵। ज़रा मैं भी चेक कर लूँ, ठीक है। ट्रस्ट नहीं होता बुक्स में ना, इसलिए चेक कर लिया करो, और तुम भी चेक करे करो। कंसेप्ट कुछ नहीं बदलेंगे, वैल्यूज़ चेंज होंगी, ठीक है। 48, हाँ 0.0129, ठीक है, सही है। अच्छा, इसके बाद देखिए मोल फ्रैक्शन हम पे आ गया नाइट्रोजन का। पर बच्चों बैक टू द बेसिक्स, हमें ये पता होता है कि मोल फ्रैक्शन किसी भी चीज़ का क्या होता है भाई, उसके मोल्स ऊपर और टोटल मोल्स नीचे। टोटल मोल्स क्या होंगे, नाइट्रोजन है और दूसरा क्या है, वाटर है। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर, हम ऐसा लिख लेंगे। आई बात समझ में, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल। टोटल में क्या है, नाइट्रोजन भी है और वाटर भी है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। फिर वही बात, जब भी आपको 1 लीटर दिया हो तो 1 लीटर में मोल्स कितने होते हैं वाटर के, 55.55 मोल्स होते हैं। 1 लीटर अगर आपको वाटर दिया हो तो उसमें 55.55 मोल्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस 55.55। बच्चों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो हैं बहुत ही ज़्यादा कम होंगे वाटर से। आप खुद ही देखो, कोल्ड ड्रिंक में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है या CO2 की, ऑब्वियसली वाटर की, तभी वो आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा है।
तो हम इस चीज़ को नेगलेक्ट करेंगे, नीचे करेंगे नेगलेक्ट। बच्चे ये आपका बहुत ही कम आएगा, 10 की पावर -3 -4 आएगा, तो बहुत ही कम है इसके कंपैरिजन में। ये तो 55 है, तो हम नेगलेक्ट करेंगे। और अगर हम इसे नेगलेक्ट कर दें, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इसे नेगलेक्ट कर दें तो आपके मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का कितना आएगा, उसमें आएगा नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऊपर और सिर्फ नीचे आएगा 55.55। ऐसा आपने क्यों कर दिया? क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो लगभग 55 ही आएगा। इसका मतलब ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, इसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमने नेगलेक्ट कर दिया। तो नंबर ऑफ़ मोल्स या मिली मोल्स नाइट्रोजन के कैसे निकले? इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इंटू 55.55। पढ़ रहे हो तो अच्छा ही पढ़ो ना बच्चे, कोर्स करने से क्या मतलब है, अच्छा पढ़ो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन है आपका 1.29 इंटू 10⁻⁻5 और इसमें हम 55.55 मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हमारा फाइनल आंसर, इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ रहा है बच्चे 7.16 इंटू 10⁻⁻4। 7.16 इंटू 10⁻⁻4 ये आपके मोल्स आए। क्या है आपके? मोल्स आए, ठीक है। पर बेटा आपको क्या करना है, मिली मोल्स में कन्वर्ट करना है इसे। किस में करना है? मिली मोल्स में। आपको आंसर चाहिए मिली मोल्स में। तो ध्यान से देखिए आप कहाँ तक पहुँच गए। सही तो सही होता है ना। तो आपके नंबर ऑफ़ मोल्स नाइट्रोजन के कितने आ गए? आप पे आ गए 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स। ठीक है बेटा, इसे मिली मोल में कन्वर्ट करना है। तो मोल्स को मिली मोल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे बेटा, आप खुद ही देखो। मिली मतलब क्या होता है? 10⁻³ होता है। मिली मतलब क्या होता है? 10⁻³ तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 1 मिली मोल्स, अगर ये पूरी चीज़ 1 मिली मोल्स होती तो ये आता 10⁻³ मोल्स, इतना ही आता ना। अरे यार, मिली मतलब 10⁻³ जैसे मिलीमीटर होता है तो मीटर लिखते हो ना, ऐसे 1 मिली मोल्स कितना हुआ? 10⁻³ मोल्स हुआ। तो बच्चे यहाँ से 1 मोल कितना हुआ? तो सर आप बोलो कि कोई दिक्कत नहीं है, 1 मोल चाहिए तो 10⁻³ को नीचे भेज दो, तो 1/10⁻³ मिली मोल्स। सर ये क्या करा? कुछ नहीं बेटा, इस चीज़ को डिवाइड में भेज दिया तो ये मोल्स अकेला हो जाएगा और वहाँ पे ये आ जाएगा। बेटा 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ मिली मोल्स लिखा जाएगा, 10⁻³ मिली मोल्स लिखा जाएगा। तो कुछ भी मोल्स हो उसे मिली मोल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 या 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मोल्स हैं। अगर मुझे इसे मिली मोल्स बनाना है तो मुझे इसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा मिली मोल्स में। क्लियर बच्चे? मिली मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी मोल में हो उसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 10⁻³ मैंने भी कर दिया। तो 7.16 इंटू -4 और 3 -1 मिली मोल्स आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ध्यान से देखिए कैसे है। मैं आपको मतलब झूठी तसल्ली नहीं दूंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ईजी कर लो, नहीं। लेवल बढ़ाओ अपना। 12वीं के बाद भी बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना है, इसलिए ये भी देख लो, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये आप पे क्वेश्चन है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर O2 इन वाटर, मतलब O2 डिजॉल्व इन वाटर। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर O2 डिजॉल्व इन वाटर, ये आप पे क्वेश्चन है। हेनरी लॉ कांस्टेंट आपको निकालना है किसके लिए? O2 के लिए, जो कहाँ डिजॉल्व हो रहा है? वाटर में डिजॉल्व हो रहा है। इज 4.34 इंटू 10⁻⁴ atm एट 25 डिग्री
सेल्सियस। इतना आपको दे रखा। पार्शियल प्रेशर आपको ऑक्सीजन का दे रखा है कितना, 0.2 atm। और कैलकुलेट मोलर कंसेंट्रेशन इन डिज़ोल्व, या ऑफ होगा, ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये आपको क्वेश्चन बोला है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है आपका कहाँ, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, कहाँ, वाटर में। हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, कहाँ, वाटर में, कब, 25 डिग्री सेल्सियस में, वो इतना है। पार्शियल प्रेशर दे रखा आपको, तो KH दे रखा, P दे रखा, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। सॉरी। इसके बाद आपको मोलर कंसंट्रेशन मतलब यहीं से मोलैरिटी निकालनी है। तो मोल फ्रैक्शन से मोलैरिटी चलिए देखते हैं कैसे निकलती है। एट 25 डिग्री सेल्सियस, और लिख लो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट STP। ये नहीं दिया होगा तो एट STP आप लिख लो, तो चीज़ें थोड़ी आसान होनी शुरू हो जाएगी। चलिए करें, बहुत बढ़िया। हम पे यहाँ पे जब भी वाटर की बात होती है तो हम पे नंबर ऑफ़ मोल्स वाटर के ताज़ा तैयार रखे करो कितने होते हैं, 55.55 इन 1 लीटर। 1 लीटर में STP है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो 1 लीटर ही लेंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल्स हम पे पहले से तैयार रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन जो होगा किसका, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ही डिज़ोल्व हो रही है, तो वो किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन हेनरी कांस्टेंट। और दोनों ATM में है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 0.2 है, हेनरी कांस्टेंट आप पे कितना है, 4.34 इंटू 10 की पावर 4 है। इतना आप पे हेनरी कांस्टेंट है, 4.34 इंटू 10 की पावर 4। बेटा दोनों को आप सॉल्व करो, आप पे आएगा 4.6 इंटू 10 की पावर -6, 4.6 इंटू 10 की पावर -6, ये आप पे आ जाएगा 4.6 इंटू 10 की पावर -6, इतना आप पे आ जाएगा। उसके बाद क्या है बच्चे, उसके बाद ये है कि आपको मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है। चलो एक काम करते हैं, पहले मोल से निकालते हैं। तो आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल। टोटल में ऑक्सीजन प्लस किसके लेने हैं, वाटर के लेने हैं, ये दोनों ले लिए। और आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होगा वाटर के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। ये हमने पहले भी करा था, जैसे नाइट्रोजन और वाटर के टर्म्स में करा था। तो ये नील इक्वल टू आएगा NO2, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और नीचे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सिर्फ वाटर, क्योंकि O2 के बहुत ही कम आएंगे। तो आपका बना मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितने के बराबर, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर। और बच्चे अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूँ कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ O2 कितने होंगे, तो आपने बोलना था मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। जरा निकाल के देखिए फिर कितना आएगा, मोल से निकालना, मिली मोल नहीं, है ना। जब तक बोले ना अनलेस, तो मोल से निकालो। तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना आया, 4.6 इंटू कितना, 10 की पावर -6, ठीक है। और मोल्स ऑफ वाटर आपको पता होता है कितने होते हैं, मोल्स ऑफ वाटर हैं आपके 55.55, कहाँ, 1 लीटर में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप याद रखना ये पूरी चीज़ कहाँ निकल रही है, इन 1 लीटर, क्योंकि वाटर भी 1 लीटर में है, तो इसकी क्या मजाल, ये मोल फ्रैक्शन भी कहाँ निकलेगा, 1 लीटर में निकलेगा। बच्चे इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपका आएगा 2.55 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल इन 1 लीटर। अब आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मोलैरिटी की डेफिनेशन होती क्या है। तो सर मोलैरिटी कुछ नहीं होता, मोलैरिटी इज़ नंबर ऑफ़ मोल्स एनीथिंग इन वॉल्यूम, यही तो होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, बहुत बढ़िया। बच्चों अगर हमें मोलैरिटी की डेफिनेशन बनानी होती तो हम नीचे वाली वॉल्यूम को कितना ले लेते, 1 लीटर। तो आपकी मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या आती, तो आप लोग बोलते मोलैरिटी इज़ नथिंग, इट इज़ द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ एनी सॉल्यूट। जैसे आज ऑक्सीजन है तो इट इज़ द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ एनी सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। आप यही तो बोलते मोलैरिटी कुछ और नहीं है, नीचे वाली चीज़ को 1 करना है, तो इट इज़ नंबर ऑफ़ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। बच्चों ये भी तो वही है,
नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन, आपने ये जो मोल्स निकाले ये कितने लीटर में निकाले, 1 लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर आपने मोलैरिटी बोलनी थी, और आपके निकले भी क्या 2.55 इंटू 10⁻⁻4 मोल जो निकले आपके ऑक्सीजन के, वो भी कहाँ निकले, 1 लीटर में निकले। माइंड इट, एसटीपी में 1 लीटर ही होता है। तो बेटा ये ऑटोमेटिकली आपकी मोलैरिटी बन गई, क्योंकि आपने ये जो मोल्स निकाले हैं ये किस में निकाले हैं, 1 लीटर में निकाले हैं, इस वजह से। तो सिंपली यही आपकी मोल पर लीटर बन जाएगा, 2.55 इंटू 10⁻⁻4 मोल, और कितने लीटर में, 1 लीटर में, तो पर लीटर मतलब 1 लीटर होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या जोड़ो क्या घटाओ, आंसर इतना ही होगा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना। चलिए बहुत बढ़िया, अब कुछ और देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन, ओके नया क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है यहाँ पे, ड्राई एयर जो होती है, ड्राई आपको तो मॉइस्ट दिखती है, पर जो ड्राई एयर मतलब क्या हो गया, उससे मॉइस्चर या वाटर वेपर हटा दी। तो जो ड्राई एयर होती है उसमें ये एक फैक्ट है, 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है। ड्राई एयर जो होती है उसमें 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है। अब आपसे बोला डिटरमाइन द proportion, determine the proportion of नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रोपोर्शन मतलब बेटा रेशियो होता है ना, तो आपको रेशियो बताना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। डिज़ोल्व इन वाटर, यहाँ वाटर से मतलब मॉइस्चर ही है, डिज़ोल्व इन वाटर एट 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर में। ठीक है, और आपको क्या दिया है, हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑक्सीजन के लिए दिया है कितना, हेनरी लॉ कांस्टेंट आपका ऑक्सीजन के लिए है कितना, 4.56 इंटू 10⁻⁴ atm। ये आपका किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए है। और आप पे हेनरी लॉ कांस्टेंट नाइट्रोजन के लिए दिया है कितना, 8.54 इंटू 10⁻⁴ atm। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। अब सबसे मेन बात यह है, क्या ये atm में है, ठीक है, प्रेशर भी कितने atm में है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की जो सोल है, क्वेश्चन की सोल ये है कि ड्राई एयर में भाई ये चीज़ें होती हैं, इतना % और इतना %। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस प्रोपोर्शन में, किस रेशियो में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिले होंगे, कहाँ, वाटर में। यहाँ वाटर का मतलब क्या है, मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर में ड्राई एयर का आपको परसेंटेज पता है, 79% है, 21% है, लगभग 4:1 है। लगभग कितना है, 4:1 है, क्योंकि ये 80 होता तो ये 20 होता ना, तो 4:1 के प्रोपोर्शन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है ड्राई एयर में। आपसे पूछा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन अब कितनी होगी, कहाँ, वाटर में। वाटर मतलब मॉइस्ट एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किस प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, और कहाँ, 1 atm प्रेशर में। 1 atm प्रेशर आपका टोटल प्रेशर हो जाएगा, और हेनरी कांस्टेंट दिए हैं। चलिए निकाल लेंगे। अगर आपको ये याद हो, ये याद क्या, आपको पता होना चाहिए कि जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपल सी बात, जैसे इस क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि जो आपका टोटल प्रेशर है वो आपका 1 atm है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। टोटल प्रेशर आपका कितना है, 1 atm है। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो टोटल प्रेशर है ये कुछ और नहीं होगा, ये प्रेशर वो होगा जो नाइट्रोजन और मेनली ऑक्सीजन बनाएंगे। बाकी और चीज़ें भी होती हैं, हीलियम वूलियम वाटर वेपर, पर ड्राई एयर में ये 2 हैं अभी। ठीक है, और भी होती हैं बहुत से गैस, पर अभी इनका माना है जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा फॉलो करना पड़ेगा। तो टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है बच्चों, आपको ये भी पता है कि जो कंसंट्रेशन होती है, मतलब आपका मोल फ्रैक्शन, कंसंट्रेशन या आपका मोल फ्रैक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर के भी।
पार्शियल प्रेशर के भी। ये अभी हमने करा था ना पहला क्वेश्चन, PV इज इक्वल टू nRT, जो कंसेप्ट बताया था, उसमें भी हमें पता चला था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस इसी का यूज़ करेंगे हम और निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, ध्यान से देखो, क्योंकि हमें पता है कि ये जो दो चीज़ें हैं ये कंपोजिशन या कंसंट्रेशन है। हमें ये पता है कि ड्राई एयर में नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 79% होती है, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 21% होती है। तो मैं ये मान सकता हूँ क्योंकि ये जो कंपोजिशन या कंसंट्रेशन है ये कुछ और नहीं, पार्शियल प्रेशर ही होंगे। देखो करने को कुछ नहीं जाता, मैं आपको ये बता दूंगा ये डालो वो डालो और आंसर निकालो, नहीं, इसकी फील समझो, एसेंस समझो। तो क्वेश्चन ने ये कहा कि इतनी कंपोजिशन है ड्राई एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, इसका मतलब 79% जो मोल फ्रैक्शन है किसका, नाइट्रोजन का, वो कुछ और नहीं है, 79% पार्शियल प्रेशर है किसका, नाइट्रोजन का। ऐसे ही 21% मोल फ्रैक्शन है जो किसका, ऑक्सीजन का, वो कुछ और नहीं है, वो 21% पार्शियल प्रेशर बन जाएगा किसका, ऑक्सीजन का। इतनी बातें हैं, आई बात समझ में, 79% और 21%, इतनी चीज़ें समझ में आई आपको कि मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। चलिए बहुत बढ़िया, अब मैं क्वेश्चन निकाल सकता हूँ अपना आसानी से, क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस इतना लेना है, क्योंकि मुझे टोटल प्रेशर 1 atm दे रखा है। तो मैं कुछ ऐसा मान सकता हूँ कि जो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का होगा वो टोटल प्रेशर का कितना कंपोजिशन होगा, 79% होगा, 79% होगा। ऐसे क्यों बोल दिया सर, आप ये मानो कि अगर टोटल प्रेशर मान लो 100 atm होता, अगर टोटल atm तो छोड़ो, मान लो कि मोल फ्रैक्शन भी क्यों, ग्राम मान लो, कि मान लो टोटल जो आपकी ड्राई एयर है वो 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में 79 ग्राम्स नाइट्रोजन होगी और 21 ग्राम्स ऑक्सीजन होगी। अब इसे आप मोल फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते थे, तो आप ये बोलते हैं कि 1 टाइम्स, या आप बोल रहे हो 100% जो आपका मोल फ्रैक्शन है उसमें से 79% मोल फ्रैक्शन किसका है, नाइट्रोजन का है, और 21% मोल फ्रैक्शन किसका है, ऑक्सीजन का है। मैं बोल रहा हूँ कि मोल फ्रैक्शन कुछ और नहीं है, प्रेशर है। तो आपने बोलना था कि जो 100% प्रेशर है टोटल, 100% बोल रहा हूँ, 100 atm नहीं बोल रहा हूँ, 100% जो टोटल प्रेशर है उसमें से 79% टोटल प्रेशर का नाइट्रोजन ने हो जाना था और ऑक्सीजन ने बचा हुआ 21% हो जाना था किसका, टोटल का। फील समझे करो, तब चीज़ें भूले ही नहीं जाती। ये तो आप अभी समझ लोगे, रट लोगे तो भूल जाओगे। अच्छा ये सही है। अब ध्यान से देखो, 79/100 लिखा हमने से, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो टोटल कितना है, 1 atm है, तो ये आ गया 79/100 ही, क्योंकि टोटल तो 1 है ना बच्चे। ऐसे यहाँ पे देखें तो 21% है किसका, टोटल का। टोटल कितना है, 1, तो ये भी कितना आ गया, 29/100 आ गया। ये दो चीज़ें आप पे आ गई, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 atm ही आ जाएगा ना बच्चे। चलो बहुत बढ़िया, पार्शियल प्रेशर आ गया आप पे। अब आपको क्या करने है, प्रोपोर्शन निकालनी है, मतलब मोल फ्रैक्शन निकालने हैं इनके, कहाँ, मॉइस्चर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में। वहाँ का तो आपको पता है 4:1 है। तो हेनरी कांस्टेंट जो दे रखे इनके, जैसे नाइट्रोजन का ये दे रखा, ऑक्सीजन का ये दे रखा, इनका भी यूज़ करेंगे। और दूसरी बात, हम बाकी चीज़ें भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम यहाँ देख लेते हैं आपका मोल फ्रैक्शन किसका, ध्यान से देखना, नाइट्रोजन का। और ये सारी चीज़ें कहाँ निकाल रहे हो आप, ये सारी आप मॉइस्ट फॉर्म या लिक्विड फॉर्म या वाटर के साथ निकाल रहे हो, मॉइस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन होगा क्या, आप सबको पता है कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, पार्शियल प्रेशर और हेनरी कांस्टेंट, यही तो होता है। देखो P = kx होता है ना बच्चे, वहाँ से, शाबाश। तो मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का कितना निकला, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का कितना है बच्चे, 79/100 है, ठीक है। और हेनरी कांस्टेंट जो कि नीचे आएगा वो कितना है आपका, वो आपका है 8.54 × 10⁴, ठीक है बच्चे, इतना आ गया। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आएगा, आपका बच्चे आएगा 9.25 × 10⁻⁻6, 9.25, और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी बेटा, × 10⁻⁻6, ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगर हम ऐसा ही इसके साथ करें, मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का निकालें, तो आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय हेनरी कांस्टेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का कितना निकला, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का आपका 29 है, अपॉन में कितना है, 100 है,
और जो हेनरी कांस्टेंट है आपका, मैं H लगाना भूल गया, कोई बात नहीं, इतना चलता है। तो हेनरी कांस्टेंट जो आपका ऑक्सीजन का है वो है आपका है 4.56 × 10⁴। बच्चे अगर हम इसे सॉल्व करें, अगर हम इसको भी सॉल्व करें तो हमारी वैल्यू 10⁻⁻6 में 4.60 आ रही है। 4.60 × 10⁻⁻6। तो आप सक्सेसफुली ये पता कर पाए हैं कि मॉइस्ट जो आपकी एयर होगी उसमें नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना है और ऑक्सीजन का कितना है। आपसे बेटा फ्रैक्शन पूछ रहा है, प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो प्रोपोर्शन आप निकाल लोगे, कोई बात नहीं। प्रोपोर्शन निकालने के लिए मॉइस्ट में आप क्या करोगे, XN2 ऊपर और XO2 नीचे। तो XN2 है आपका 9.25 × 10⁻⁻6 और X आपका O2 का है 4.60 × 10⁻⁻6। बेटा 4 2 जा 8, लगभग 2:1 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको पता चला ड्राई में तो 4:1 था, पर मॉइस्ट में जैसे ही हम आए तो 2:1 बन गया। तो नुकसान किसका हुआ, नुकसान नाइट्रोजन का हुआ। नहीं, गलत है, ये प्रोपोर्शन है, यहाँ पे इंडिविजुअल नुकसान नहीं होता, होगा तो कलेक्टिव नुकसान ही होगा। ठीक है, थैंक यू। ऐसे करना है इन क्वेश्चंस को, शाबाश। चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आए ना? वेरी गुड। वीडियो तो नहीं जमा कर रहे? पढ़ लो, कोई नहीं पढ़ रहा आजकल, तुम पढ़ लो। फ़ायदे में रहोगे। आजकल सबको जानता हूँ मैं, कोई नहीं पढ़ रहा है, चाहे हमारी उम्र के हो, तुम्हारी उम्र के हो, तुमसे बड़ी उम्र के हो, कोई कुछ नहीं कर रहा, सब स्टैग्नेंट है। पर तुम पढ़ लो बच्चों, अभी पढ़ लोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं नया। ओके, सो आपसे क्वेश्चन बोला कि एट वट पार्शियल प्रेशर, एट वट पार्शियल प्रेशर oxygen will have a solubility of 0.05 gram per liter in water at 293 Kelvin। KH दे रखा आपको 34.86 किलो बार, किलो याद रखना बच्चे। और दूसरी बात आपकी, अज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू दैट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की डेंसिटी बराबर होगी, इसका मतलब ऑक्सीजन की अपनी कोई डेंसिटी नहीं है, जो वाटर की होगी वही सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की हो जाएगी, है ना। वाटर सॉल्वेंट है तो उसकी जितनी डेंसिटी होगी उतनी ही सॉल्यूशन की बन जाएगी, ऑक्सीजन की अपनी कोई डेंसिटी नहीं होगी। टेक योर टाइम, पॉज इट और करो। आपसे पूछा कितने पार्शियल प्रेशर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इतनी हो जाएगी, ग्राम पर लीटर मतलब मोलैरिटी दे रखा बेटा। मोलैरिटी